हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हम लोग कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम की धुआंधार धमाकेदार तैयारी। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, और बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे। जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताती आ रही हूँ कि बच्चों, हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल एक वर्ड भी नहीं पढ़ा है, तो टेंशन मत लो, बस अब पढ़ लो। लेकिन क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इसलिए आज आप लोग यही पर्सपेक्टिव के साथ इस वीडियो को देखेंगे कि मुझे यहाँ पर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, और पढ़ाया बिल्कुल ऐसे जा रहा है जैसे 80 आउट ऑफ 80 ही आपको लेकर आने हैं। तो जीरो से हीरो वाली स्ट्रैटेजी विद आर विजय भव सीरीज। तो लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस और लिख दीजिए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। चलो बता डालो कि कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो अपने रजिस्टर और पेन को लेकर बैठा करो, साथ में बुक भी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है और जो जो चीजें कह रही हूं वो लिखनी है। तो हर चैप्टर के साथ आपको मिल रही हैं कुछ एक्रोनिम्स, उन एक्रोनिम्स का स्क्रीनशॉट लेना है, अपने रजिस्टर में इसको लिखना है चैप्टर के साथ, और जैसे जैसे टॉपिक आएगा उन एक्रोनिम्स को ऊपर लिख लीजिएगा और ट्राई टू फाइंड आउट कि वो एक्रोनिम्स किस वाले पॉइंट के साथ फिट बैठ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि जितने भी कैपिटल लेटर्स लिखे हैं एक्रोनिम्स के अंदर, वही आपके किसी न किसी पॉइंट का इनिशियल लेटर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से यहाँ पर इन एक्रोनिम्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उसके साथ एक्रोनिम्स नहीं लिखे, क्योंकि ये काम आपका है। आप अपनी समरी नोटबुक जो बना रहे हैं, जो सुबह सुबह पढ़कर जानी है हमें, उसी के लिए आपको ये काम करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। बच्चों, इस चैप्टर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड वी हैव 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और रिमेनिंग अब इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। हम लोग कहते हैं ना कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर हम कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उस फंक्शन में सबसे पहला नंबर हमारे प्लानिंग का ही आता है। क्योंकि एक बात बताओ, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो बिना प्लान के हो रही है? आज अगर मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये जो हमने गैप डेज अपने यहाँ पर बनाए हैं, इसके लिए जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी तो एक प्लानिंग है। हम कहते हैं ना प्लानर बता दो, प्लानर बता दो, तो प्लानर क्या है? प्लानर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ना। और आप लोगों को आज पढ़ाने के लिए ना, ये तैयारी मैंने बहुत पहले से शुरू करी होगी, ये मैंने बहुत पहले सोचा होगा, आज उस चीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो बच्चे, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस, जहां पर हम लोग प्लान करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले प्लानिंग यही कहता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग उसी चीज के बारे में है। एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरल फंक्शन। बेसिक मैनेजरल फंक्शन है हमारा, क्योंकि इसके बिना बाकी के फंक्शंस वर्क कर ही नहीं पाएंगे। प्लान ही नहीं होगा तो आगे की फर्दर फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर पाओगे? एंड माय मोस्ट फेवरेट लाइन, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये मैंने पहले चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बताया था कि ये आपके लिए ना एक रास्ता बनाता है, ब्रिज बनाता है कि आज आप कहां पर है और कल को आपको कहां तक पहुंचना है। जब मैंने इस विजय भव सीरीज की स्टार्टिंग करी आप लोगों के साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो रास्ता बनता जा रहा है ना। सो इट ब्रिजेस द गैप। उस प्लानिंग की वजह से रास्ता बन रहा है कि वेयर वी आर, आज हम कहां पर है, एंड वे वी वांट टू गो। 28 मार्च को हमारे पास जब बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा, और वो जो 3 घंटे हमें मेहनत करनी है, 3 घंटे, और जो भी हमने अगर यहाँ पे मेहनत की होगी इन गैप डेज में, उसका आप कह सकते हो कि पूरा हमें निचोड़ लेकर जाना है वहां पर, कि बस धूम मचा देनी है। तो उसके लिए हमने प्लानिंग करी। सो आज हम कहाँ पर है, कल को हमें कहाँ तक पहुंचना है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलना है विद अ स्माइल ऑन द फेस, और दिल में बस एक ही ये चीज कि यस, हमने कर दिखाया। तो ये है प्लानिंग, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और फ्यूचर पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज ही आपको कल का सपना ये दिखा देते हैं। सो अभी किस बेसिस पर होता है बच्चे? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। मेरी इस सीरीज का नाम क्या है? विजयी भव। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है? विजयी भव विद मिशन 100 आउट ऑफ 100।
तो 20 में से 20 ले चुके हो, 80 में से 80 लेने बाकी हैं। तो बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम काम कर रहे हैं ना। सो इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अब उसके लिए हमें आगे भी प्लान करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि वो कौन से रास्ते होंगे जिसके थ्रू हम ये काम कर पाएंगे, कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लानिंग किस चीज के लिए हो रही है, टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो मीनिंग क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते बच्चे फीचर्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर कि हमारी प्लानिंग कैसी होती है, इसके अच्छाई इसकी बुराई सब चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये कैसा है। सो प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने प्लानिंग की डेफिनेशन में ही पढ़ा, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और सेटिंग ऑब्जेक्टिव के साथ हमने क्या पढ़ा, डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उसके आगे की कहानी बताऊं तो सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, किस चीज के लिए, क्यों आप ये रास्ते ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जिस चीज के लिए आप प्लान कर रहे हो वही नहीं पूरा हुआ तो प्लानिंग का क्या ही मतलब है। अगर मतलब आप लोगों ने मेरे साथ अपनी प्लानिंग करी कि यस मैम हम आपके साथ ये सब काम करेंगे, बट अगर आप लोग वो अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही फायदा होगा मेहनत करने का। तो मेहनत में कमी नहीं रखनी है, कमी आएगी तो दिक्कत है, कमी नहीं आएगी तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे रही हूं कि तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारी प्लानिंग किस चीज के लिए, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स। कुछ जनरल गोल्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक गोल्स होंगे, along with the plans and activities to be undertaken to achieve this goals। और बहुत सारी एक्टिविटीज उसके साथ चल भी रही होंगी, बट अल्टीमेटली मेन पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है कि मैंने आपको पहले भी, जब किसी ने अगर मेरे डिटेल पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो वहां मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम जब एक ट्रेन को देखते हैं तो एक ट्रेन में एक आगे इंजन होता है और उसके पीछे उसके डब्बे होते हैं ना, तो प्लानिंग वो इंजन ही है। जब वो चलेगा ना तब पीछे के बाकी के डब्बे यानी कि बाकी के फंक्शंस चल पाएंगे। तो प्लानिंग इसीलिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि पहले प्लान होगा, पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होगी यानी कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क डिफाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टाफ होगा, उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन जाएगी और उसके बाद कंट्रोलिंग होगी। तो ये सभी फंक्शंस आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब प्लानिंग होगी। ठीक है, तो इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है, यूनिवर्सल, एवरीवेयर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर लेवल, हर डिपार्टमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ता है। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल पर हमें प्लानिंग की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं, मिडल लेवल डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाते हैं, लोअर लेवल डे टू डे प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग तो हर कोई कर रहा है, हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट। ठीक है जी, चलो अब क्या ये प्लानिंग खत्म हो जाती है? नहीं बाबा, प्लानिंग क्यों खत्म होगी, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कैसे? आज तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्लानिंग करके बैठे हो, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आगे फर्दर, जैसे किसी को CUET देना है, किसी को CA फाउंडेशन देना है, कोई CS का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, कोई लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, किसी और की तैयारी किसी और चीज के लिए चल रही है, तो आप उसके लिए प्लान करना शुरू कर दोगे। जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे भाई, तुम CA बन जाओगे, तुम कहीं मैनेजर की जॉब कर रहे होगे, तो मतलब उसके आगे की आपकी प्लानिंग शुरू होगी कि अब लाइफ प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग तो कभी खत्म नहीं होती है, जब तक हम चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम प्लानिंग करते रहते हैं। इन अ सिमिलर मैनर, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक उसके यहाँ पर प्लानिंग भी चलती रहती है। ठीक है, सो कंटिन्यूटी ऑफ द प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। इट मीन्स दैट अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय द अनदर प्लान एंड सो ऑन। एक एक्टिविटी के लिए एक प्लान किया, फिर अनदर एक्टिविटी के लिए दूसरा हमने प्लान किया, तो जितने एक्टिविटीज आती चली जाएंगी, प्लान्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बेस्ट पार्ट इज इट इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब कि आज जब तुम प्लान करो, जैसे कई बार होता है ना कि अब भाई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तो कई बार सोचते हैं ना कि यार अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं 2-3 दिन, फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, जब जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर 28 मार्च को किसी बच्चे का एक बिल्कुल लास्ट एग्जाम है, ठीक है, तो लास्ट एग्जाम वाले दिन क्या होगा, घर जाके मस्त नींद सोएगा वो, है ना, और सोते सोते ख्वाबों में देखेगा कि अरे यार कल तो मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ओहो मैं तो स्विट्जरलैंड में घूम रहा हूँ, ओए हे मैं तो शिमला घूम रहा हूँ, नैनीताल घूम रहा हूँ। फ्यूचरिस्टिक। आज का प्लान तुम्हें कल के बारे में बता रहा है, आज का प्लान कल के बारे में बता रहा है तुम्हें।
कह सकते हो कि फ्यूचर में झांकने में मदद कर रहा है। जो बच्चा सीए फाउंडेशन देने वाला होगा ना, जिस दिन वो फॉर्म फिल करता होगा, अपना सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराता होगा, उस दिन ना कहीं उसके अंदर एक ही फीलिंग आती होगी कि कल को जब मैं सीए बन जाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा ना, मेरे एक सिग्नेचर की कितनी वैल्यू होगी, अरे सोसाइटी में नाम होगा, जहां से भी गुजरूंगा अरे सब कहेंगे देखो सीए साहब जा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक तुम्हें फ्यूचर में झांकने में मदद करता है, ठीक है। पिपिंग इनटू द फ्यूचर, एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, पिपिंग इनटू द फ्यूचर, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स forecasting the future events and conditions and drafting the plans accordingly, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट कर पाते हो और उसी के अकॉर्डिंग फिर आके अपने फर्दर प्लान्स बनाते हो, ठीक है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यस, कभी भी हम प्लान करते हैं ना तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग है। कैसे डिसीजन मेकिंग है मैम? देखो बच्चे, डिसीजन मेकिंग ऐसा है, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि यार देखो लाइफ में मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, या मुझे बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है, या मुझे उसके जैसा बनना है, ये आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हो? तो आप देखो सक्सेसफुल होने के बहुत सारे रास्ते हैं और अलग अलग फील्ड में जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कुछ ऐसे कोर्सेज ऑफ एक्शन, क्या बोलते हैं इनको हम, कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब सभी राह पर तो नहीं चला जा सकता, ठीक है, और हर रास्ते के अपने कुछ फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो अब आप करोगे उसको इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है हर एक रास्ते का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निकालना, ठीक। अब उनमें से तुमने देखा कि अच्छा यार इस रास्ते में ये पॉजिटिव पॉइंट है, इस रास्ते में ये नेगेटिव पॉइंट है। अब जो भी रास्ता तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स कम, पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा देगा और तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, उसी रास्ते को तुम चुन लोगे अपनी मंजिल में आगे बढ़ने के लिए। चुन लोगे, चुना ना, आया ना, चॉइस आया ना, तो बस तुमने डिसीजन लिया, उसी रास्ते को तुमने चुन लिया। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें प्लान को अचीव करने के, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं और उसमें से हमें बेस्ट चूज करना होता है, ठीक है। सो प्लानिंग essentially involves the choice from the various alternatives and activities. If there is only one possible goal or the possible course of action, there is no need of planning because there is no choice. और अगर आपके सामने रास्ता ही एक है तो भाई देखो कोई चॉइस का मतलब नहीं है, बट रास्ते अगर बहुत सारे हैं तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बाबा, बहुत दिमाग खर्च होता है, दूर तक की सोचनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी कि ठीक है कुछ भी सोच लिया और कुछ भी कर लिया, इंस्टेंटली कुछ भी सोचा और बस कर लिया उसको, नहीं भाई। जब हम एक बढ़िया वाली प्लानिंग करते हैं ना अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपने लाइफ की, तो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के करते हैं। आज अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके पीछे आपने, आपके पेरेंट्स ने बहुत दूर तक की सोची होगी, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सारी चीजें सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर इन्वॉल्व होता है, फोरसाइट्स पर इन्वॉल्व होता है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है, दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूर तक सोच सकते हो तुम कि आज अगर इस प्लान पे वर्क करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये की लाइन है इस वाले पॉइंट की बच्चे, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है केस स्टडीज के अंदर। सो इट इज एन प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क। यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं है, सब कुछ लॉजिकल, सब कुछ सिस्टमैटिकली हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सो फीचर्स क्लियर, ओके डन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या इंपॉर्टेंस है इस प्लानिंग की, क्यों हमें ये इतना प्लान करना है, ठीक है ना, कर लेंगे ना जैसे मर्जी कर लेंगे, गो विद द फ्लो वाला काम कर लेंगे हम, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी प्लानिंग की, वो चीजें आपको समझाई जाती है कि क्यों पहले से ही प्लान करना जरूरी होता है। तो बच्चे इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमेशा आपको डायरेक्शन देती है। आज आप प्लान कर रहे हो, अभी जब आप 18 मार्च को अपने इकोनॉमिक्स का एग्जाम देकर आए, आपके सामने कोई डायरेक्शन नहीं थी, बिजनेस स्टडीज की तैयारी करनी है, पेपर है 28 मार्च को, क्या करें, कैसे करें, पहले कौन सी बुक उठाएं, पहले सारे चैप्टर्स दोबारा पढ़ें या सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज करें, मतलब क्या ही करें।
बट जब आपके सामने मैं या और भी बहुत सारे टीचर्स, आप सभी लोगों के सामने एक प्लानर लेकर आते हैं, तो जब वो प्लानर आपके सामने आता है तो आपको मिलती है ना डायरेक्शन, यस और नो, मिलती है ना डायरेक्शन कि अच्छा ठीक है, इन डेज के हिसाब से हमें इस तरीके से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो किसने दी आपको ये डायरेक्शन? प्लानिंग ने ना, हमने दी, हमारी प्लानिंग ने दी। तो बच्चे प्लानिंग हमेशा आपको डायरेक्शन देता है। मोर ओवर ये आपको क्या बताता है कि अगर आप कभी गलत जा रहे हो तो ये आपको ट्रैक पे लेकर आता है, और अगर ये प्लानिंग ना हो तो सब लोग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसा होगा ना कि अगर एम्प्लॉयज को नहीं बताया जाएगा कि भाई हमारा ये टारगेट है या इस तरीके से हमें काम करना है, तो सब लोग अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। बट जब उनको प्लान करके बता दिया जाता है तो सभी उसी हिसाब से काम करते हैं। फिर प्लानिंग जब सामने होती है ना, जैसे हमने आपके सामने एक प्लानर रख दिया कि बेटा इस दिन ना इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो कभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना टाइम हो चुका है और अभी मेरे को एक चैप्टर और करना है, तो आपके सामने वो दिखेगा कि आप सही नहीं चल रहे हो, इसका मतलब कुछ तो कमी आ रही है जो आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो प्लानिंग हमेशा आपको राइट ट्रैक पर रखता है, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए क्या बोला गया बच्चे? बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। Planning ensures that objectives are clearly stated in order to develop the appropriate course of action। और इसीलिए हम लोग क्लियरली एम्प्लॉयज को सारी प्लानिंग जो है वो बताते हैं ताकि सही तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप किया जा सके। एंड इफ द प्लान्स आर सेट, द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और पहले से जब सारी चीजें सेट होंगी, जैसे कि पहले मैंने आपको प्लानर बता दिया, आप और मुझे दोनों को पता है कब आना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेशन में रह के काम हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? वही जो तुम्हें पैनिक करने में मदद करती है, तुम्हें पैनिक करने में मदद करती है अनसर्टेनिटी। क्यों? बहुत जल्दी तुम एंजाइटीज को अपने ऊपर हावी होने देते हो, पैनिक हो जाते हो कि अरे यार ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ध्यान से सुनो और समझो। अनसर्टेनिटी मतलब वो फ्यूचर इवेंट्स हो सकते हैं जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और देखो सब कुछ अनसर्टेन ही है, मैं तो ये कहूंगी, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करें, सही प्लानिंग के साथ वर्क करें, तो उस अनसर्टेनिटी को हम कई हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे कि अकाउंटेंसी का एग्जाम ईजी आया तो उसके बाद से शुरू हो गया था कि अरे भाई अब तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में लग रहा है कि सीबीएसई कर देगी कुछ ना कुछ, है ना। तो तुम लोगों ने पहले से ये सब चीजों की अजम्पशन बनानी शुरू कर दी, लेकिन हम लोगों ने जब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि भाई सुनो सीबीएसई, हम डरते हैं क्या तुमसे? हम नहीं डरते, ना हम डरने वाले। क्यों? हमारी तैयारी इतनी बढ़िया है, हमने प्लानिंग इतनी बढ़िया करी है, तैयारी हम इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर देख के डर लगने ही नहीं वाला है। तो ये अनसर्टेनिटी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैसे बोल पा रही हूँ? कैसे? प्लानिंग बढ़िया हुई है ना, इसलिए। तो प्लानिंग हमेशा आपके उस अनसर्टेनिटी के रिस्क को कि यार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हमने पढ़ा ही नहीं होगा। कैसे हो जाएगा ऐसा? ऐसा कैसे हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, जब तुम्हें सब कुछ पढ़ाया जा रहा है? तो हाँ, हम प्लानिंग ये नहीं कहता कि यार हम हर चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस को हम यहाँ पर हमेशा लेकर चलते हैं, बट यस मोर ओवर अगर इन मेजॉरिटी हम देखें तो भाई आप प्लानिंग जो है वो आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही प्लान करते हुए चल रहे हो, उन अनसर्टेनिटी के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो। क्या ही कर लेगी सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा? बहुत ज्यादा केस स्टडी दे देगी, बड़ी बड़ी केस स्टडी दे देगी, कोई बात नहीं, हमारी तैयारी तो उससे भी बढ़िया है ना, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। So planning is an activity which enables the managers to look ahead and anticipate the changes. Look ahead and anticipated the changes. जो प्लानिंग है वो मैनेजर की मदद करता है कि तुम और आगे की सोचो और जो चेंजेस हो सकते हैं उसको पहले से ही एंटिसिपेट यानी कि सोच लो, प्रिडिक्ट करके रख लो। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, क्योंकि चेंजेस जो भी आने वाले हैं हम उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, but by deciding the plans and course of action in advance, managers can anticipate it and adjust the plan according to the situation. बट पहले से उन सभी चीजों के बारे में सोच कर, समझ कर, प्लान कर कर हम उन सिचुएशन से खुद को लड़ने के लिए प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं और अपने प्लान को उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग ना बिना मतलब की एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। अगर तुम्हारे सामने में ये प्लानर ना रखूं, ठीक है, या हम में से कोई भी टीचर अगर तुम्हें इस किसी भी तरीके का प्लानर ना बताए, तो तुम ना रेंडम चीजें करना शुरू कर दोगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूरे साल तक करते भी आए ये, कभी भी कोई सा भी चैप्टर उठा लिया,
कोई सी भी बुक से हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं या किसी भी अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कभी कोई से पॉइंट्स पढ़ लिए, कभी कोई सी बुक से कोई से पॉइंट्स पढ़ लिए। तो और अब जब तुम आके बैठे हो ना, दोबारा से तुमने उस चैप्टर को खोला तो तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो तुमने वो जो अब तक एक्टिविटी करी वो क्या थी? वो तुम्हारी वेस्टफुल एक्टिविटी रही ना, उसका तुम्हें आज बेनिफिट नहीं मिला। बट अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर एक प्लान के साथ पढ़ाई करी होगी तो उसने सभी वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस किया होगा। पहले हमारे क्लास लेक्चर्स डिटेल्ड वाले, फिर हाफ ईयरली लेक्चर्स वन शॉट, उसके बाद प्री बोर्ड के लिए आपके पास लेक्चर्स आए वन शॉट, हमारी निर्भय सीरीज आई, हम लोगों ने केस स्टडीज भी प्रैक्टिस करी, और आज हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वेस्टफुल एक्टिविटीज को साइड किया। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही सारी चीजों को प्लान करके बैठे हुए थे। ठीक है, सो प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटीज के बीच का कोऑर्डिनेशन है, एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन एंड डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल, और इट रिड्यूसेस द यूजलेस एंड रिडंडेंट मतलब अननेसेसरी एक्टिविटीज एंड अवॉइड्स द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योर्स द क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। तो जैसे कि हमने आपको प्लानर दिया, तो अब आप यूजलेस एक्टिविटीज में नहीं जाओगे कि कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो। आपको पता है प्लानर है, उसके हिसाब से किताब उठानी है और पढ़नी है। अननेसेसरी एक्टिविटीज रिड्यूस हो गई, उसके साथ साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी थॉट्स पे पूरा क्लैरिफिकेशन, आपके सामने पूरा एक प्लानर है। ऐसे एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव सेट करके दे दिए जाते हैं तो उनको क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग होती है इनोवेशंस के लिए। हम क्यों करते हैं प्लानिंग? कि नई नई चीजें आनी चाहिए ना माइंड में, नई नई चीजें आनी चाहिए माइंड में कि भाई आज हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी तो चलो इसको इस तरीके से कर लिया, कल को इसको कुछ और एक तरीके से भी किया जा सकता है क्या? तो हम लोग हर बार जब प्लान करते हैं ना तो कुछ नया करने का प्लान करते हैं, कुछ नया, कोई मेथड हो, कोई नया तरीका हो किसी काम को करने का, तो हमें कुछ ना कुछ न्यू चाहिए। तो प्लानिंग हमेशा इस न्यू के लिए वर्क करता है। So, planning is the first function of management. Managers get opportunity to develop the new ideas. हम managers को ये opportunity देते हैं कि आप नए ideas हमारे पास लेकर आओ, and new ideas can take the shape of concrete plans. इसको कर लेना आप जरा अंडरलाइन, क्योंकि ये कुछ लाइंस में इसलिए अंडरलाइन करा रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी लाइंस होती है जिसको देख के कई बार बच्चा पहचान नहीं पाता है। बाकी के पॉइंट्स को पढ़ के बच्चा पहचान लेता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ऐसी ऐसी लाइंस लिखी होती हैं जो बच्चा याद नहीं करता, क्योंकि कई बार उसको डिफिकल्ट लगती है या उसको वो पढ़कर नहीं जाता। ठीक है, तो और समझ भी नहीं पाते कि कौन से पॉइंट की लाइंस लिखी हुई हैं। तो इसलिए मैं वही वाली लाइंस आपको अंडरलाइन करने के लिए कह रही हूँ जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, तो जो नए आइडियाज है वो आपके कॉन्क्रीट प्लान का क्या ले लेंगे? शेप। मतलब कि आपने कोई चीज अपने दिमाग में सोची, अब उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए उसके ऊपर वर्क तो करना पड़ेगा ना, तो उसको नया कुछ करके लेकर आना है हमें कि कुछ ना कुछ उसके अंदर न्यू होना चाहिए। सो इट गाइड्स द फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। और इससे क्या होगा कि ग्रोथ होगी, हमारे बिजनेस की प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यस, अगेन वही, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बात एक ही है कि प्लानिंग के अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करते हो, बहुत सारे आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करते हो, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप कर ही आपको पता चलता है कि वो क्या बेंचमार्क है, वो क्या आपका स्टैंडर्ड है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोलिंग इन द सेंस ऑफ कि आज आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपकी परफॉर्मेंस हो गई, अब उसके बाद आपको चेक करना है ना कि यार सोचा क्या था और हुआ क्या, स्टैंडर्ड क्या सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या सेट करी है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा। जैसे आप 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट कर रहे हो अभी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके थ्योरी पेपर में, आपने एक सैंपल पेपर करा बैठ के घर पे, अब सैंपल पेपर में मान लो आपके 70 मार्क्स आए, तो आपको पता चल गया ना कितने का डिफरेंस है? 10। अब ये आपको स्टैंडर्ड कहाँ से पता चला? प्लानिंग से ना, कि यार प्लान 80 का है, 70 आ रहे हैं, 10 नंबर की अभी भी गड़बड़ चल रही है, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, गलतियां देखेंगे कहाँ आ रही है, उसको करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि वो नेक्स्ट जब सैंपल पेपर करने बैठो तो 80 आउट ऑफ 80 और फिर बोर्ड में भी 80 आउट ऑफ 80 आए थ्योरी पेपर में। तो ये क्या है? आपको स्टैंडर्ड कहाँ से मिल रहा है? प्लानिंग से। ठीक है, so planning provides the standard against which the actual performance is measured, therefore it is a prerequisite for controlling। कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, समझ आ गया प्लानिंग के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बहुत कर ली अच्छाई प्लानिंग की,
प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, इतनी प्यारी, इतनी क्यूटू होती है, बट इस प्लानिंग की बहुत सारी चुगलियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। मैडम प्लानिंग की भी बुराई हो सकती है? हाँ, हो जाती है कई बार, प्लानिंग की भी बुराई हो जाती है। चलो देखो कैसे। बच्चे देखो, सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर केस स्टडी में आता है ये वाला और ये वाला, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दो पॉइंट्स के अंदर, ठीक है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो बारीकियां समझने की कोशिश करना जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी को कह सकते हो कि बढ़ावा देता है। कैसे? इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विथ स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? बहुत ध्यान से समझाना, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लान बनाया गया, ठीक है? और वो प्लान किस चीज के लिए बनाया गया? क्योंकि हमें कुछ गोल्स अचीव करने हैं। गोल्स अचीव करने का हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। जैसे कि हमने एक प्लान बनाया, आज हमने प्लान बनाया गैप डेज के लिए बनाया हम, यानी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है? एक स्पेसिफिक गोल है, 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है, तो उसके लिए हमने एक प्लान बना लिया, ठीक? बट मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। अब भाई क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स हो गया है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक गोल है, 80 में से 80 ही चाहिए, उससे कम तो हम मानने वाले नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मार्क्स के साथ, ठीक है? और टाइम पीरियड भी हमारे पास जितना है उसी में ही हमें काम करना है। तो क्या मैं अपनी इस प्लानिंग को, अगर ये 9 डेज की प्लानिंग है, क्या मैं इस प्लानिंग को 12 डेज 15 डेज में शिफ्ट कर सकती हूँ? नहीं ना, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज इट। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, एक स्पेसिफिक गोल है। सो मैनेजर्स जो हैं वो कई बार सिचुएशन की वजह से भी इस प्लान को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारे सामने रिजिडिटी का पॉइंट, ठीक है, जो ये कह रहे हैं। So, as the business environment is dynamic, managers need to be given some flexibility to cope up with the changed circumstances. तो यहाँ पर ये मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जा रही है कि जैसे देखो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो एटलीस्ट मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको चेंज कर सके, बट हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से प्लानिंग रिजिडिटी को लीड करता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। तो यू कैन रिलेट दिस पॉइंट विद दिस कि प्लानिंग ना डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता। आज हमने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्लान किया, अचानक से मार्केट सिचुएशन बदल गई। अब देखो, जब एक प्लान बनता है ना, तो उसमें बहुत सारा समय जाता है, टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, मनी भी जाती है, ठीक है? अब एकदम से मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, तो एक प्लान को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ प्लानिंग नहीं वर्क करता है। आपने एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान कर लिया है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। तो बदलते हुए वक्त के साथ प्लानिंग हमारी जो है वो कई बार वर्क नहीं कर पाती है। सो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन, क्योंकि देखो हम यहाँ पर एंटिसिपेट ही तो कर रहे हैं, फोरकास्ट ही तो कर रहे हैं, चीजों को अनुमान ही तो लगा रहे हैं, किस चीज का? फ्यूचर हैपनिंग का। एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, और भाई भविष्य तो हमारा बिल्कुल ही अनसर्टेन, हम कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या हो जाए, और डायनामिक भी है। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस। तो ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। हाउएवर प्लानिंग कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। अब प्लानिंग भाई देखो इतनी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती, हम यहाँ पे वो नहीं लेके बैठे हैं बहुत सारी चीजें जो हमारे भविष्य बता दे। तो हम सिर्फ यहाँ पर सिचुएशंस को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए, इवेंट्स को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम सिर्फ प्रेडिक्शन ही तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेटली तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ कई बार प्लानिंग क्या हो जाती है, हमारी फेल हो जाती है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यस, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। देखो रिजिडिटी में बात थी कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते ड्यू टू कि भाई हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक गोल्स है, ठीक। अब ये क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस कर रहा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी इसलिए रिड्यूस कर रहा है बिकॉज प्लानिंग इज समथिंग व्हिच इज डन बाय ओनली द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग कौन करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, और रेस्ट ऑफ दी जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जस्ट उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। सो middle level does implementation of plan, but they are not allowed to deviate from the plan, so creativity of these managers get reduced। भाई वो उस प्लान से हटकर कुछ नहीं कर सकते। की लाइन्स है, पूरा पैराग्राफ की लाइन आपका ये, ठीक है।
वो उससे हटकर कुछ नहीं कर सकते। जो टॉप लेवल ने बता दिया, जो साहब जी ने बता दिया, उसी को फॉलो करना है। और मैं तो कहूंगी इसको पॉजिटिव साइड से लोग। और मैंने आज आपको एक प्लान बताया है, ठीक है, मैंने आज आपको एक प्लान बताया कि भाई देखो ये प्लानिंग बता दी है ना, इसी के हिसाब से करना। भाई मैं तो यही कहूंगी एज अ मैनेजर, मैं तो यही कहूंगी ना आपको कि भाई देखो ये बता दिया प्लानर, इसी के हिसाब से काम होना चाहिए, तभी काम पूरा होगा, वरना नहीं होगा। तुम सोचो कि अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दो, हो सकता है भाई तुम्हारे माइंड में इस चीज को करने का एक और बहुत अच्छा प्लान रखा हो तुम्हारे माइंड में, पर तुम उस चीज को मुझे बता नहीं सकते क्योंकि भाई मैंने कह दिया कि नहीं ऐसा करोगे तो फिर ठीक है, छोड़ के चले जाओ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिएटिविटी कहाँ गई? गई ना, गई क्रिएटिविटी। तो इसी तरीके से प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि मैनेजर्स को अलाउड नहीं है कि टॉप लेवल ने जो बना दिया है उसको हम चेंज कर सके, हमें तो उसको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, समझ गए ना दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां चेंज करने की बात हो रही है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, यहां ये कह रहे हैं कि क्योंकि टॉप लेवल ने बना दिया है इसीलिए हम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। चेंज की बात मैं कहूंगी कि आप वहीं पे देखकर चलो, यहां पे आप कह सकते हो कि आप अपनी क्रिएटिविटी का यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग में ना बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तुम्हें लगता होगा क्या है, क्या ही पैसा लगता होगा, कभी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखो बच्चे, बहुत पैसा लगता है। क्यों लगता है आप ये भी सुन लो, क्योंकि डिटेल प्लान के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, बहुत कैलकुलेशन होती है, स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, बातचीत होती है प्लानिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, पूरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन होता है। तो उस सब चीज़ों में पैसा बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट आते हैं ना बेटा, वो फ्री में नहीं आते, वो पैसा लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब हम कराते हैं तो उसमें भी एक पैसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग के अंदर क्या होती है बेटा, ह्यूज कॉस्ट। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है। अब जब इतना सब कुछ करोगे तो क्या समय नहीं लगेगा उन सब काम को करने में? इतने सारे स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, एक साथ बातचीत कर रहे होंगे, डिस्कशन चल रहा है, बहुत दिनों तक हम लोग प्लानिंग के ऊपर ये चेक करते हैं कि ये प्लान चल भी पाएगा नहीं चल पाएगा। तो इन सब चीज़ों में हमारा दिमाग भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मैं बच्चों को ये चीज़ समझाती हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि तुम्हारी कई बार एक स्ट्रैटेजी वर्क कर गई। ठीक है, कभी किसी सिचुएशन में तुमने शॉर्टकट लिया और तुम उसमें सक्सेसफुल हो गए, तो बेटा हमेशा ये मत सोचो कि शॉर्टकट तुम्हें हमेशा सक्सेस देगा। तुमने सोचा कि यार पिछली बार ऐसा किया था, एग्जाम में पास हो गए थे, इस बार भी अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। बेटा सिचुएशन अलग होती है हर बार, जिस सिचुएशन में आप वर्क कर रहे हो वो सिचुएशन हर बार अलग होती है, और किस सिचुएशन में तुम फिर फंस जाओ ना तुम्हें नहीं पता। तो ये मैनेजर्स की भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टेंडेंसी होती है टू रिलाई ऑन द प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। ये हमारे मैनेजर्स की भी टेंडेंसी होती है कि पिछली बार भी हमने एक प्लान बनाया था, हमने सक्सेसफुल रहे थे उस प्लान में, चलो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हर बार अपने प्लान को बनाना चाहिए या उसके अंदर कुछ नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। ये आपको सक्सेस दिलाने में मदद करता है बट गारंटी कहीं नहीं देता। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो ये थी हमारी प्लानिंग की कुछ बुराइयां और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना है। ठीक, चलो अब आते हैं बच्चे हम लोग प्लानिंग प्रोसेस पे। अभी प्लानिंग होती कैसे है, ध्यान रखना, जहां जहां भी प्रोसेस आएगी जिस जिस चैप्टर में, उसका आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। लिमिटेशन, फीचर, इंपॉर्टेंस, इन सबके सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कोई से पहला कोई से बाद में लिख सकते हो, बट प्रोसेस जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे ही आपको लिखनी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि प्लानिंग की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं। ऑब्वियसली प्लानिंग स्टार्ट ही ऑब्जेक्टिव से होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्पेसिफाई करने ऑब्जेक्टिव्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, और उस ऑब्जेक्टिव को सिर्फ बनाकर अपने पास अपनी किताब में नहीं लिख कर रखना है। मैं प्लानर बना के अपने पास रख लेती, अरे मेरे बच्चों को सबको पता चल गया होगा, मैंने अपने मन में बता दिया प्लानर, ओहो मेरे बच्चों तक पहुंचा देना, पहुंच जाएगा नहीं ना, तुम तक पहुंचाया ना मैंने सारा प्लानर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को भी करना है, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन तक उसको पहुंचाना है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट, हर एक एम्प्लॉय। तो तुम्हारा काम भी तो है, पहुंचा दो सारे कॉमर्स वाले बच्चों तक। अब तक प्लानर अगर नहीं पहुंचाया है तो जो बेचारे बैठे इधर उधर घूम रहे हैं उनको भी बता दो कि आ जाओ और पढ़ लो। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वे क्या बताएंगे, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए
ये बताते हो कि जो भी डिपार्टमेंट्स है वो किस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि सेल्स टारगेट का ऑब्जेक्टिव बनता है, नए प्रोडक्ट का लॉन्च का ऑब्जेक्टिव बन रहा है, बिजनेस का एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। उसके बाद चलो ऑब्जेक्टिव बना लिए, अब ना जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर अजम्पशंस के बारे में, कि अच्छा चलो ठीक है इस प्लान पे अगर हम वर्क करते हैं तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे अचीव होगा, कैसे नहीं होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कुछ फ्यूचर अजम्पशंस के लिए, और वही हमारा बनता है सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, जहां पर प्रेमिसेस का मतलब क्या है बेटा, फ्यूचर अजम्पशंस। क्या है, फ्यूचर अजम्पशंस। सो प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। हम सभी को पता है कि प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है, अनसर्टेन भी है। सो मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions while drafting the plan for the organization। तो जब ये तुम प्लान बना रहे होते हो ना, शिमला घूमने जाना है, घूमने जाते हुए ये हो सकता है, अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, सोच रहे हो ना, दिस इज फ्यूचर अजम्पशन। ठीक है, जब भी प्लान बना रहे होते हैं ये सभी चीजों के बारे में जो हम सोच रहे होते हैं वो क्या होता है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। सो दीज assumptions about the futures are called the premises and these are the base material upon which the plans are drawn। इन्हीं के बेसिस पर आप अपना प्लान बनाते हो। सो इसी की एक टेक्निक क्या होती है बेटा, हमारी फोरकास्टिंग। ठीक, चलो अब assumptions बन गई, प्लान बन गए, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को, यानी कि अब किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा उसके रास्ते ढूंढने हैं। ठीक है, सो वंस ऑब्जेक्टिव इज सेट, assumptions आर मेड, देन द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड। तो मैनेजर को आइडेंटिफाई करने होते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। और फिर से वही बात भाई, वो रूटीन और इनोवेटिव हो सकते हैं। इनोवेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि भाई देखो हम इतना दिमाग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कुछ नया चाहिए इसलिए कर रहे हैं ना। मैंने क्या हर बार आपको सेम कंटेंट से पढ़ाया या सेम तरीके से पढ़ाया, नहीं। जब डिटेल लेक्चर थे ना तो दो दो टॉपिक में एक एक घंटा पढ़ाया है। एक तरीका वो हो गया क्योंकि वो समय था, वो आपका लर्निंग फेज था। ठीक है, वो एक मेरा आइडिया हो गया। जब मुझे लगा कि बच्चे के हाफ ईयरली हैं, प्री बोर्ड्स हैं, तो मैं वन शॉट लेकर आई क्योंकि मुझे पता था कि अब बच्चा डिटेल लेक्चर कैसे पढ़ेगा, उसके पास समय नहीं है, तो कुछ नया, चलो वन शॉट्स लेकर आओ। ठीक है, चाहती तो स्टार्टिंग से ही वन शॉट से पढ़ा सकती थी, स्टार्टिंग से वन शॉट से नहीं पढ़ाया, पूरा डिटेल में पढ़ाया, फिर वन शॉट्स आए। ठीक, फिर जब तुम प्री बोर्ड के टाइम पर पहुंचे ना अपने, तुमने वन शॉट्स भी देख लिए, अब तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत थी। तुम केस स्टडी में फंस रहे थे, तो एक नया तरीका है कि मैं केस स्टडी सीरीज लेकर आई हमारी निर्भय सीरीज के साथ, क्योंकि मुझे तुम्हें केस स्टडी का जो डर था ना तुम्हारे अंदर वो निकालना था, तुम्हें निर्भय बनाना था। ठीक है, आज एक इनोवेटिव चीज आई है, आज निर्भय तो तुम बन चुके हो, विजयी भवन बनाना है, विजयी ना, तो विजयी भव सीरीज है। तो इनोवेटिव चीज चाहिए हमें यहाँ पर, तो उसके लिए रास्ते ढूंढ तो रही हूँ मैं हर बार, और जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूँ। तो बेटा प्लानिंग आइडेंटिफाई कराता है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें वो करना है जो हमें सही लग रहा है, तो उसके लिए हमें ढूंढना है कि हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबके जैसा तो हम नहीं चल सकते। चलो उसके बाद इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हर एक चीज को इवैल्यूएट करना है कि भाई क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज हो सकती है, तो हर एक ऑल्टरनेटिव को बारीकी से चेक किया जाएगा। उसके बेसिकली प्रॉज एंड कॉन्स हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे ताकि उसी के बेसिस पर हम अपना डिसीजन ले सके। और जब प्रॉज और कॉन्स पता चल जाते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसा होना चाहिए बच्चे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए द मोस्ट फिजिबल। पहली क्वालिटी बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, मोस्ट फिजिबल मतलब मोस्ट सुटेबल, प्रॉफिटेबल, पैसा देने वाला भी हो, विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके नेगेटिव पॉइंट्स कम हो, पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हो, प्रॉफिटेबल भी हो और हमारे लिए सुटेबल भी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो कई बार कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कि एक ना चूज करके एक या दो का कॉम्बिनेशन बना के भी चूज किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आखिरी आता है बच्चे, सॉरी सेकंड लास्ट आता है हमारे पास, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। सिलेक्ट कर लिया ना आपने ऑल्टरनेटिव, अब क्या करना है, अब उसके ऊपर काम करना है ना। इंप्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या होता है, पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। ये है इसके कीवर्ड्स, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, कि अब प्लान के ऊपर एक्शन करना शुरू कर देना है, जिसके लिए मैनेजर क्या करेगा,
ऑर्गेनाइज करेगा, असेंबल करेगा रिसोर्सेज को, ताकि उस प्लान के ऊपर वर्क किया जा सके। जैसे कि अगर हमारा प्लान था कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो वो लेबर रखना शुरू करेगा, मशीनें मंगवाना शुरू करेगा, ताकि वो उस प्लान के ऊपर वर्क कर पाए। उसके बाद बिना लास्ट वाले पॉइंट के ना सारे हमारे, मुझे लगता है, पॉइंट्स अधूरे हैं। क्या? फॉलो अप एक्शन। ये जो आपको टीचर्स होमवर्क देती है ना क्लास में, या हम भी बोलते हैं कि बेटा ये करना है, ये करना है, वो करना है, दिस इज द फॉलो अप एक्शन। हमने प्लान तो बना दिया बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन वो कितना हमारा वर्क कर रहा है, कितना नहीं वर्क कर रहा है, ये भी तो चेक करना जरूरी है। सो फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेड प्लान। मॉनिटर भी करना है, चेक भी करना है, ये देखने के लिए दैट एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, कि एक्टिविटीज शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही है। तो कई बार हम लोग आपको बोलते हैं ना कि यार ये लेक्चर देख लिया है, तो दूसरे लेक्चर में जाने से पहले पहले वाले का बताओ कि क्या पहले वो 3 चीजें कर पाए हो, करके आ चुके हो, वो डन है या नहीं है। एक थम्स अप दे दो कि यस वो सारे लेक्चर्स डन है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार हाँ सब कुछ एज पर शेड्यूल हमारा चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉलो अप एक्शन। सो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग यहाँ पर जरूरी होती है, ताकि डेविएशंस का हम लोग पता लगा सके। डेविएशंस मतलब कमियां, डिफरेंस, ताकि उसी के हिसाब से करेक्टिव एक्शंस, यानी कि जो सही करने के लिए अब हमें एक्शंस लेने हैं वो हम ले सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। डन, प्रोसेस भी समझ में आ गई। लग रहा है ना कि हाँ कोई नहीं, अगर पहले से भी नहीं पढ़ा था तो सब कुछ समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों को, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। अगर मुझे ये सोच के पढ़ा रही होती कि आप पहले पढ़ चुके हो सब कुछ, तो मैं अब तक खत्म कर चुकी होती चैप्टर। इतना आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब आप भी मेहनत करें और एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा, एक छोटा सा 12th क्लास का एग्जाम है ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच में कुछ भी नहीं है। बस तुम अब मेहनत कर लो, कोई बात नहीं, पूरे साल नहीं करी तो क्या दिक्कत है, अब कर रहे हो ना, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, चलो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, हमारे पास अब प्लान्स कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से हम लोग प्लान्स बना सकते हैं। तो पहली बात तो बेटा प्लान क्या है? प्लान वही है जो आपने और हमने मिलकर किया है, कमिटमेंट। प्लान क्या है बेटा? एक कमिटमेंट है, किस चीज के लिए? फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। फिलहाल हमारे पास वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि भाई हमें अपने बोर्ड एग्जाम में जो है बल्ले बल्ले करनी है, स्पेसिफिक रिजल्ट लेकर आना है, और इसीलिए हम प्लान्स को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 तरीके के प्लान बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। अब सिंगल यूज का मतलब क्या होता है? सिंगल यूज एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसा प्लान, एक एक्टिविटी के लिए आपने यूज किया, खत्म, अब उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्लानिंग करी, बोर्ड एग्जाम हो गया, ये प्लान खत्म, अब अगले साल की प्लानिंग अलग चलेगी, अलग के हिसाब से होगा काम। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से हमने आज प्लान किया, क्योंकि हर बार थोड़ी ना गैप डेज सेम मिलते हैं, कभी 10 दिन मिल रहा है, कभी 5 दिन मिल रहा है, कभी 3 दिन मिल रहा है, कई बार 1 दिन भी मिलता है। तो भाई हर बार हर एक एक्टिविटी के हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं, तो एक बार परफॉर्म किया उसके बाद खत्म, सिंगल यूज प्लान। ठीक है, सो सिंगल यूज प्लान आर द स्पेसिफिक प्लान्स व्हिच आर meant to solve the non-recurring particular problem। ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार नहीं आती है, एंड इट वाज डेवलप्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट। वन टाइम प्रोजेक्ट कि भाई एक ही बार 8 दिन की छुट्टी मिली है, एक ही बार 5 दिन की छुट्टी मिली है, अगली बार मिलेगी लेकिन अलग हिसाब से हम लोग फिर उसको कर पाएंगे ना। सो वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए जब आप प्लान बनाते हो तो उसको हम सिंगल यूज कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे प्लान्स विच आर यूज फॉर दोज एक्टिविटीज विच अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो बार बार होते रहते हैं, उस चीज के लिए अगर हम प्लान बनाते हैं तो वो स्टैंडिंग होते हैं। एंड इट इज डिजाइन्ड वंस, एक बार बनता है, उसके बाद हम बस उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करते रहते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर रिविजन्स यहाँ पर कर सकते हैं और उसके हिसाब से उस प्लान को बनाते हैं। सो इट इज डेवलप्ड वंस बट मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट द बिजनेस नीड्स, कि बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके अंदर पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स ये सब आते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग तरीके के प्लान आएंगे, अपने आप पढ़ना, अपने आप समझना, मतलब ये तो मैं ही पढ़ाऊंगी, ये अपने आप समझना कि सिंगल यूज है या स्टैंडिंग यूज है। ठीक है, ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन कौन से तुम्हें स्टैंडिंग लगे, कौन कौन से तुम्हें सिंगल यूज लगे। स्टैंडिंग के एग्जांपल आपने 1-2 देख लिए थे, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये भी स्टैंडिंग हो सकता है तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो आते हैं सबसे पहले पे ऑब्जेक्टिव। अभी पढ़ के आए हो, बार बार ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव के डेफिनेशन समझो कि क्या है। ऑब्जेक्टिव को बोला जाता है बच्चे, दीज आर द एंड रिजल्ट। आप जो आज ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो एक्चुअल में वो क्या है? वो तुम्हारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो अंतिम रास्ता है। एक एक्टिविटी की बात कर रही हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है,
तुम्हारे 80 में से 80, यही तो तुम्हारा रिजल्ट लाना है ना तुम्हें। सो ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड रिजल्ट, यार वहां तक पहुंचना है मुझे। सो क्या है ऑब्जेक्टिव? एंड रिजल्ट है विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, जिसको हम सब लोग अपनी इस मेहनत से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे मे बी डिजाइंड एज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन, जो हमें चाहिए ना। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ हर एक बच्चा 80 में से 80 की दौड़ में भाग रहा है, बट ठीक है, तुम्हारे जो भी ड्रीम मार्क्स है, तुम जितने मार्क्स हासिल करना चाहते हो, तुम उस चीज की दौड़ में तो हो ना। तो उस दौड़ में जो भी तुम्हारी फ्यूचर पोजीशन तुमने सोच रखी है ना, ये उसको हासिल करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि आप वहां तक पहुंच सको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। पहली बात तो लेकिन इसको स्पेसिफिक टर्म्स में आना चाहिए। मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, मम्मी मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। भाई अच्छे की डेफिनेशन दे दो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे अच्छे तो 33 नंबर है, मम्मी के अच्छे तो 75 प्लस है, क्यों? तो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है ना। स्पेसिफिक टर्म्स में होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ सम रिटन स्टेटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, और गिवन टाइम पीरियड में, ठीक है। जैसे कि 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, और हमें यहाँ पर सेल्स टारगेट 10% से बढ़ाना है, तो मेजर कर पा रहे हो ना। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मतलब आप एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाओ जो आपको क्लियर भी हो, उसको हासिल भी किया जा सकता हो, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बना के बैठे हो जिसको हासिल ही नहीं कर सकते, तो क्या ही फायदा है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव के साथ जरूरत पड़ती है स्ट्रैटेजी की। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी आपके फ्यूचर डिसीजन है। बहुत ध्यान से ये टाइप्स ऑफ प्लान्स की लाइंस को आप देख के चलना। स्ट्रैटेजी क्या है? फ्यूचर डिसीजंस है जो क्या डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। ऑब्जेक्टिव तो तुम हर बार सेट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी तुम्हारा वो फ्यूचर डिसीजन है जो तुम लंबे समय के लिए फॉलो करोगे, जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, 2 दिन के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो क्या? सिर्फ 2 दिन चलने के लिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो? सालों साल चलने के लिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो? तो उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, किस प्राइस पर बेचोगे, कैसे एडवर्टाइज करोगे, क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपिटिटर्स की प्राइस क्या है, वो सभी चीजों के बारे में सोचोगे, डिमांड क्या है इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। तो ये चीजें क्या है? ये स्ट्रैटेजी तो ही है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देगी लंबे समय के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा एक फ्यूचर डिसीजन है। बट स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, क्योंकि इसके अंदर आप 3 चीजों के बारे में यहाँ पर सोचते हो। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहले तो तुम्हें अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो मार्केट के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग आप एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे, और इसको हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। मोर ओवर, स्ट्रैटेजी हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद ही बनाई जाती है, ठीक है। समझ गए स्ट्रैटेजी क्या है? चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चे पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी हमारी कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं दैट गाइड द थिंकिंग और चैनलाइज द एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसीज आपकी वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो सबके लिए सेम है, कॉमन है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी लोग जुड़े होंगे उन सभी के लिए कॉमन है, और आपकी एनर्जी को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम कैश बेसिस पर ही डील करते हैं, हम होलसेलर्स के साथ ही डील करते हैं। लिखा होता है ना दुकानों पे, आज नगद कल उधार, भाई पॉलिसी है हमारी। इसी के अकॉर्डिंग हम सबके साथ डील करते हैं, कोई भी बैठा हो दुकान पे, सभी लोगों के साथ यही है। तो ये क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपकी एनर्जी को उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जा रही है, ठीक है। सो ये आपके स्ट्रैटेजी को बनाने में भी आपकी मदद करती है। ये पॉलिसी सभी लेवल्स और सभी डिपार्टमेंट्स के लिए होती है, मेजर से माइनर पॉलिसीज तक हम लोग यहाँ पर जाते हैं। पॉलिसी आपको वो पैरामीटर देता है, पैरामीटर मतलब एक बाउंड्री है भाई आपके लिए, एक बाउंड्री आपके लिए सेट कर दी गई है जिसके अंदर रहकर मैनेजर को काम करना है, ठीक है। दे आर फ्लेक्सिबल, हाँ लेकिन फ्लेक्सिबल है, कई बार इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे कि गुड्स को कैश पे बेचना, परचेज डिसीजन लेना, तो ये हमारी पॉलिसी हो सकती है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, प्रोसीजर बोलते हैं ना इस चीज का, ये प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर क्या होते हैं? प्रोसीजर तो हमारे कुछ रूटीन स्टेप्स होते हैं जो हमें एग्जैक्ट मैनर, कीवर्ड्स एग्जैक्ट मैनर बताते हैं। मैनर देख के बच्चे इसको मेथड लिख देते हैं, मेथड नहीं है, एग्जैक्ट मैनर बताते हैं इन विच अ वर्क इज टू बी परफॉर्म, जिसमें किसी भी काम को किया जा सकता है। जैसे कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि भैया हम कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं, एक रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद मैनेजमेंट राउंड होता है, फिर हम लोग एक मेडिकल टेस्ट भी लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस है
रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे ही इसी प्रोसीजर के हिसाब से चलेगा। तो ये होता है हमारे कुछ क्रोनोलॉजिकल, कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स, कुछ रूटीन स्टेप्स जो बताते हैं कि कोई भी काम को करने का एक एग्जैक्ट मैनर क्या है। याद करते हुए एग्जैक्ट मैनर ही याद रखना। Procedure was steps that are to be carried out within the broad policy framework. These lines represent the relationship between policy and procedure. पॉलिसी और प्रोसीजर के बीच का रिलेशनशिप क्या है कि पॉलिसी तो वो दायरा है, वो पैरामीटर है, वो बाउंड्री है जिसके अंदर एक मैनेजर काम करता है। मैनेजर काम करते हुए कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है, उस पैरामीटर के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर एक मैनेजर कौन से स्टेप फॉलो कर रहा है, वो प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि प्रोसीजर वो स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक, उसके बाद रूल्स क्या है? रूल्स क्या होंगे? रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट, बिल्कुल स्पेसिफिक है, ये करना है और ये नहीं करना है। सभी चीजों के अंदर अब तक तुम देख रहे हो कि फ्लैक्सिबिलिटी है, चेंज आ रहा है, लेकिन रूल के अंदर कोई चेंज नहीं है, स्पेसिफिक है, ये करना है और ये नहीं करना है, स्ट्रिक्टली है। सो rules are the specific statement that inform what is to be done and what not to be done in various circumstances. ये rigid होते हैं, does not allow any flexibility, कोई flexibility नहीं है, discipline के साथ follow करना है, और अगर इसको नहीं फॉलो करते हो तो पनिशमेंट और पेनल्टीज भी हो सकती हैं। जैसे कि ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर धूम्रपान वर्जित है, तो ऑफिस में जाते हुए धुआं नहीं उड़ाना है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बच्चों मेथड। अब मेथड क्या होता है? मेथड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड वेज। मैनर, सिर्फ मैनर लिखा है तो चलो, प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा है तो मेथड है, एग्जैक्ट मैनर लिखा है तो आपका क्या है? प्रोसीजर। सो मेथड्स आर द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को देखते हुए किस वे में, किस तरीके से आप काम को करोगे, उसे हमारा क्या कहा गया है यहाँ पर? मेथड। प्रॉपर मेथड को सिलेक्ट अगर करते हो तो आपके टाइम, मनी, एफर्ट सब सेव होता है और एफिशिएंसी आती है। जैसे कि अलग अलग मेथड से ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कुछ मेथड होते हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, तो लोअर लेवल के लिए हम ऑन द जॉब यूज कर लेते हैं, यानी कि उनको काम करते करते काम सिखाते हैं। मिडिल लेवल्स वालों के लिए हम ऑफ द जॉब यूज करते हैं कि पहले उनको सिखाया जाता है फ्रॉम दी वर्कशॉप, सेमिनार्स के थ्रू, और फिर वो काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम में तो सब कुछ है, आज हमें उस प्रोग्राम में जाना है, तो भाई उस प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव भी है, स्ट्रैटेजी भी है, पॉलिसी भी है, रूल भी है, प्रोसीजर भी है, सब कुछ है उसके अंदर। सो प्रोग्राम क्या है? सो प्रोग्राम सबसे बड़ा प्लान होता है क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। सो प्रोग्राम कंसिस्ट द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग द, जिसमें सब कुछ लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एंड और इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। यानी किसी भी काम को करने के लिए ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलती है? प्रोग्राम में। प्रोग्राम के लिए ये भी बोला जाता है कि ये ना माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को भी ना यहाँ पर बाहर निकालते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीजों को भी यहाँ पर बारीकी से देखा जाता है। किसके अंदर? प्रोग्राम के अंदर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास बजट। हम कहते हैं ना हमारा इतना बजट है, तो बजट कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्स्ट्रेंट देता है, एक रिस्ट्रिक्शन देता है, आपको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, पर बजट हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बजट के अंदर इनफ्लो भी है तो बजट के अंदर आउटफ्लोज भी है, अगर वो कैश बजट है तो। सो बजट क्या है? पहली बात तो ये एक स्टेटमेंट है किस चीज की? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या चाहिए? जो चाहिए उसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं, मिल गया है उसके लिए नहीं, जो होगा फ्यूचर के लिए बजट बना रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, और ये स्टेटमेंट हमने न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाई है। किसमें बनाई है? न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाई है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाई है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्या है? एक स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट की, बनाया है न्यूमेरिकल टर्म्स में, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बनाया है। क्यों बनाया है? फ्यूचर के लिए बनाया है। जैसे कि सेल्स बजट बनाना, प्रोडक्शन बजट बनाना, कैश बजट बनाना। अब बजट हमेशा क्योंकि फ्यूचर के लिए बन रहा है तो फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती है, और जैसे कि अभी मैंने बताया कि बजट को देखते रहोगे तो बजट आपको कंट्रोल करता है। सो बजट एक कंट्रोल डिवाइस भी है। ठीक है, तो लो बच्चों, हंसते खेलते चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वेल एज इजी चैप्टर है। अब आपका काम क्या है, मेरा तो बोलने का पटर पटर करने का काम खत्म हो गया, आपका फिलहाल सुनने का काम खत्म हो गया। अब आपका काम शुरू होता है कि आपने इस चैप्टर को लर्न करना शुरू करना है, सारे पॉइंटर्स लर्न करने हैं, कीवर्ड्स लर्न करने हैं, लिख लिख कर देखने हैं, फटाफट से प्रैक्टिस करनी है। अपना एक टाइम पीरियड सेट कर लो, कितने घंटे में प्लानिंग चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है, तब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।